माँ जी, लगता है आप बहुत थक गई हैं, ये लीजिए पानी पी लीजिए। हाँ बहू, थक तो गई हूँ, महंगाई तो आसमान छू रही है। जो चावल मैं 1500 का कट्टा लाती थी, आज वही चावल का कट्टा मैं 2000 का लेकर आई हूँ। और नमक का पैकेट भी तो देखो 25 रुपए का हो गया है। हे भगवान, माँ जी आप इतना महंगा राशन लेकर आ गई, आपको तो ठग लिया दुकान वाले ने। मेरी माँ तो एक दुकान है, वहां से बहुत ही कम दामों पर राशन लेकर आती हैं, उस पर सब सामान सस्ते दामों पर मिलता है। दीदी आप गांव की गवार हो, क्या पता राशन का दाम क्या चल रहा है। माँ जी बिल्कुल सही दाम पर राशन लेकर आई हैं। मैं तो कहती हूँ कि सस्ती ही लेकर आई हैं, हो ना हो इनमें जरूर कुछ खराबी होगी। जरूरी नहीं जो सामान सस्ता मिलता है वो खराब ही हो। मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी उस राशन की दुकान पर, देखना सही दामों पर अच्छा राशन मिल जाएगा। माँ भाभी इतना कह रही हैं तो एक बार उनकी भी बात सुन लो। तो फिर ठीक है बहू, हम कल ही चलते हैं जहाँ की तू कह रही है। वैसे भी अभी मैं महीने भर का राशन नहीं लेकर आई हूँ, बस 2-4 ही दिन का राशन का सामान लेकर आई थी। अब अगले दिन आशा महीने भर का राशन लेने के लिए अपनी दोनों बहुओं के साथ जाती है, पर जब वो रिक्शा लेकर पतली पतली गलियों के अंदर जाता है तो वहां की गंदगी और कीचड़ देखकर सब अपना नाक बंद कर लेती हैं। देख रही हो माँ जी, दीदी हमें कितनी गंदी जगह लेकर आई हैं। अब क्या हम इतनी गंदी जगह से राशन लेंगे? हद होती है गंवार पने की। कंचन, तुम रास्ते से राशन की दुकान को क्यों जज कर रही हो? राशन की दुकान बिल्कुल साफ है, बस भैया इधर साइड में रोक दीजिए। अब पायल अपनी सास और देवरानी के साथ राशन की दुकान में जाती है, जहां राशन की दुकान काफी बड़ी और साफ थी और वहां पर हर तरह का रेट पर सामान था। ये देखिए माँ जी, ये वही चावल है जो आप 2000 रुपए का कट्टा लेकर गई थी। भैया ये चावल आप हमें कितने में दे देंगे? बहन जी, इस चावल का रेट हर जगह अलग अलग है, पर आप हमारे पास अगर महीने भर का राशन लेंगे तो आपको 10% की छूट भी मिलेगी और ये चावल का कट्टा 1500 रुपए में मिल जाएगा। अरे वाह, यहाँ तो चीनी भी सिर्फ 40 रुपए किलो है। माँ जी आप यहाँ से भला कैसे सामान ले सकती हैं? दीदी तो गवार है, पर आप तो शहर में रहती हैं। हम ऐसी गंदी जगह से अगर सामान लेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें रेट नहीं, हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। कंचन के मुंह बनाने पर भी पायल और आशा महीने भर का राशन एक रिक्शे में भरवा कर घर ले आती है और जब वो लोग घर आते हैं तो कंचन को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। देख बेटा, अगर तुझे घर की जिम्मेदारी लेनी है तो तुझे हर चीज में सही गलत के बीच का फर्क बताना होगा, तभी तुझे घर की जिम्मेदारी मिलेगी। और जब घर की जिम्मेदारी मिलेगी तो ही तू घर पर राज कर पाएगी, वरना तेरी जेठानी तुझे दबा देगी और खुद राज करेगी। कंचन को अपनी माँ की बात याद आती है और घर में अपना राज चलाने के लिए कंचन घर आए राशन में एक बार फिर कमी निकालने लगती है। माँ जी मैं दीदी से ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न हूँ, शहर में बचपन से हूँ, मुझे हेल्थ और राशन दोनों के बारे में दीदी से ज्यादा नॉलेज है। पर फिर भी आपने दीदी की बात सुनी है पर मेरी नहीं सुनी। अरे बहू, मैं जानती हूँ तू भी सही कह रही है, हेल्थ बहुत जरूरी है, पर बचत भी तो देखनी पड़ेगी ना। और अब तू अगर इतनी ही जिद कर रही है तो ठीक है, तू हमें बता कहाँ से अच्छा राशन मिलेगा, हम एक बार वहाँ भी जाकर देख आएंगे और अगली बार वहीं से राशन ले लेंगे। कंचन के काफी बोलने पर आशा उसकी बात मान लेती है और अगले दिन कंचन अपनी सास और जेठानी के साथ मॉल जाती है। ये देखिए माँ जी, यहाँ की रोड से लेकर दुकान तक सब साफ सुथरी है और यहाँ की सर्विस कितनी अच्छी है। एसी भी लगा हुआ है और सारा सामान बिल्कुल फ्रेश है और पैकेट में भी है, किसी का गंदा हाथ भी नहीं लगा इसमें। वो सब तो ठीक है मेरी मॉडर्न देवरानी जी, पर 100 रुपए किलो आटा, और ये तो वही चावल है जो हमने दुकान में पता किया था, यहाँ पर 5000 रुपए का कट्टा मिल रहा है। बहू हम इतने अमीर नहीं है कि राशन पर ही सारा पैसा खर्च कर दें। तू हमें मॉल में लेकर आई है, राशन खरीदने या सोना खरीदने लाई है? माँ जी मॉल में तो ये लोग हमसे अपने एसी, महंगी लाइट और सर्विस के बिल ले रहे हैं, राशन तो ये भी वही है जो हमें सस्ती दुकानों से लेकर आते हैं। दीदी आप गंवार हैं, माँ जी ने भी देखा है कहाँ ज्यादा सफाई और क्वालिटी है, और वो ये मॉल है। यहाँ पर एक चीज और अच्छी है, सेल लगती है और अभी जो सामान 10,000 रुपए का है, सेल में वो सामान हमें 5,000 रुपए का मिलेगा, वो भी अच्छी क्वालिटी में। छोटी बहू, भले ही वो दुकान अंदर थी, गलियां खराब थी, पर दुकान तो बिल्कुल साफ थी और इस महीने तो हमने राशन ले ही लिया है। और वैसे भी हम तो यहाँ देखने के लिए आए थे, अगली बार देखेंगे हो सका तो। इस तरह आशा मॉल का राशन भी देखकर घर आती है। समय यूं ही बीतता है और आए दिन दोनों बहुओं के बीच में राशन को लेकर बहस होती है, जिसके चलते आशा परेशान हो जाती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे बस करो तुम दोनों लड़ना, इस महीने का राशन आ चुका है, पर अगले महीने से लेकर आने वाले 6 महीने तक मैं तुम दोनों को 15-15 दिन और राशन के पैसे दूंगी, जितने का मैं राशन लाती हूँ, और फिर मैं देखूंगी कि मेरी कौन सी बहू अच्छे से घर की जिम्मेदारी उठा सकती है और कितना अच्छा राशन लेकर आती है।
और जो इस परीक्षा में खरा उतरा, मैं राशन और घर की जिम्मेदारी उसी को सौंपूंगी। आशा की बात सुनकर अब दोनों बहुएं महीने बीतने का इंतजार करने लगती हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब आशा अपनी दोनों बहू को राशन के लिए कुछ पैसे देती है। बड़ी बहू, इस महीने और आने वाले 5 महीने तक शुरू के 15 दिन तू घर में राशन लेकर आएगी और घर संभालेगी, और उसके बाद बाकी के 15 दिन छोटी बहू अगले 6 महीने तक राशन की जिम्मेदारी लेगी। हर महीने तुम्हें 5-5 हजार रुपए मिलेंगे 15 दिन के राशन के लिए। इसी पैसे में तुम्हें राशन भी लाना है, घर भी चलाना और बचत भी करनी है। 6 महीने बीतने के बाद देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा बचत की है। माँ जी, क्यों नहीं, आपकी ये गंवार बहू आपकी मॉडर्न बहू से ज्यादा अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी। पहले घर की जिम्मेदारी पायल के हाथ आती है और वो अपने पति के साथ उसी जगह पर राशन लेने जाती है और वहां पर भी मोल भाव करती है। अंकल, आपको मैं याद तो हूँ, पिछली बार भी मैं आपकी दुकान से ही सारा राशन लेकर गई थी, और आप हैं जो इतना महंगा चाय पत्ती मसाले और दाल के रेट लगा रहे हैं। कुछ तो कम कीजिए, 15 दिन का राशन एक साथ ले रही हूँ। अरे वैसे इतनी छूट में किसी को देता नहीं, पर तुम पुरानी ग्राहक हो इसलिए दे रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें ये सारा राशन 2500 में देता हूँ। अरे वाह पायल, तुमने तो कमाल कर दिया, 2500 बचा भी लिए और 15 दिन का राशन भी ले लिया। रवि की बात सुनकर पायल खुश हो जाती है और वो अपने पति के साथ 15 दिन का राशन लेकर घर आती है और इस बीच डेली बचत करती हुई घर में दूध मंगवाती है और हर दिन बचे पैसे बचा लेती है। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और कंचन की बारी आती है। बहू, अब तेरी बारी है, अब मैं देखूंगी तो कैसे घर संभालती है। माँ जी फिक्र मत करो, आपकी ये मॉडर्न बहू आपकी गंवार बहू से अच्छा ही घर संभालेगी। चलिए दिवाकर जी, हम मॉल चलते हैं और मॉल से अच्छी पैकेट वाली चीज लेकर आते हैं। इतना बोलकर कंचन अपने पति के साथ मॉल में जाती है और 5000 का सिर्फ दाल, चीनी और आटा लेकर आती है। 5000 रुपए का तो तुम सिर्फ चीनी, चाय पत्ती, दाल और आटा ही लेकर आ पाई हो। चावल, सब्जी, मसाले, नमक अभी बाकी हैं। हाँ तो क्या हो गया, हमें अच्छी चीज खानी है ना कि घटिया। आप 5000 रुपए और निकालिए ताकि राशन लूं बाकी का। इस तरह कंचन पूरे 10,000 का 15 दिन का राशन लेती है। इसी तरह से 5 महीने बीत जाते हैं। इन 5 महीनों में जहां पायल ने उसी राशन की दुकान से राशन लिया जिसके चलते उसे हर महीने अच्छा डिस्काउंट भी मिला, वहीं कंचन मॉल से सामान लेती तो 5000 में उसे हमेशा अपने पति के पैसे लेने पड़ते थे और इस तरह उसने अपने पति की सेविंग्स भी सारी राशन में खत्म कर दी थी। और ये लास्ट महीना था जिसमें पहले अपने 15 दिन का राशन लेकर उसे खत्म कर चुकी थी और अब बारी थी कंचन की। हे भगवान, मेरे पास 5000 रुपए ही है। मैंने दिवाकर जी की सेविंग भी खत्म कर दी है। एक काम करती हूँ, अपनी सेविंग निकाल लेती हूँ। माँ जी के 5000 रुपए में तो कुछ नहीं आएगा। इस तरह कंचन अपने सेविंग्स के भी पैसे निकाल लेती है और मॉल जाती है और सेल लगा देख मौके का फायदा उठाती है और सेल में से राशन के 5 और अपने 5000 मिलाकर महीने भर का राशन और सामान घर ले आती है और अपनी सास से कहती है, ये देखिए माँ जी, मैं 5000 रुपए में 15 दिन का नहीं बल्कि महीने भर का राशन लेकर आई हूँ। बहू, इस चीज का फैसला तो ये आखिरी महीना खत्म होने पर ही पता चलेगा। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं और अब आशा अपनी दोनों बहुओं से राशन का हिसाब लेती है। लीजिए माँ जी, 5000 रुपए, 6 महीने मैंने पूरे 10,000 रुपए बचाए हैं और महीने राशन मैंने उसी दुकान से लिया जहाँ पर मुझे अच्छे दाम पर राशन मिला। बाकी के पैसे डेली के दूध और सब्जी में खत्म हुए और ये बचे हैं। माँ जी माफ करना, मैं जेठानी जी की तरह पैसे तो नहीं बचा पाई, पर घर में महीने भर का राशन अभी भी रखा है और वो सब दीदी के लाए हुए राशन से काफी अच्छा है। भाभी, आप इससे अच्छा राशन बोलती हैं? आप इस महीने जितने भी जूस, फ्रूट, सब्जी, दाल लेकर आई हैं ना, सब एक्सपायर्ड हैं। इसे खाने से हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। छोटी बहू बुरा मत मानना, पर बड़ी बहू ने साबित कर दिया कि वो भले ही गंवार है, गांव की है, पर तुझसे अच्छा जानती है घर चलाना। इसीलिए घर की राशन की जिम्मेदारी मैं बड़ी बहू को देती हूँ और तुझे घर के काम, क्योंकि अगर हमने घर के राशन की जिम्मेदारी तुझे दे दी तो तू हमें 15 दिन के अंदर ही रोड पर ला देगी। तूने सारे पैसे राशन लाने में खर्च कर दिए और वो राशन भी काम का नहीं। इस तरह घर के राशन की जिम्मेदारी पायल को और घर के काम कंचन के हिस्से में आ जाती है। वाह भाई वाह, आज बहू ने क्या लाजवाब नरम नरम पराठे बनाए हैं। आहा, नई बहू 5 पराठे और ले आना और मक्खन जरा अच्छे से लगा के लाना। हाँ ठीक है। ससुर के और पराठे मांगने पर रसोई में पराठे बनाने में लगी पड़ी करिश्मा गुस्से में दांत पीस लेती है। अभी लाई पापा जी। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे लोग हैं। आज तो लगता है पूरा का पूरा 50 किलो आटे का कट्टा निपटा कर ही उठने का इरादा है।
अगर मुझको जरा भी पता होता कि शादी का लड्डू खाकर मुझे इतना पछताना पड़ेगा तो मैं शादी नहीं करती। ये किचन तो जैसे मेरे लिए कैद खाना बनकर रह गया है। ऐसा बोलते हुए गुस्से में लाल पीली करिश्मा पराठे बेलने लगती है। मगर आखिर वो ससुराल के किचन को कैद खाना क्यों कह रही है? करिश्मा के गरम मसाले जितना तेज गुस्से के पीछे का मसला क्या है, ये तो कहानी देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। जहां सर्दी भरी सुबह में नई नवेली बहू करिश्मा किचन में लगी है। गैस के दोनों चूल्हों पर बड़े बड़े हांडे में चाय चढ़ी है। घर के रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली का माहौल छाया है। हे भगवान, कौन कहेगा मुझको देखकर कि मैं एक दिन की दुल्हन हूँ। शादी खत्म हो गई लेकिन घर के रिश्तेदारों की बारात नहीं खत्म हुई। ऊपर से सुबह सुबह 5 बजे जगा दिया। अरे ओ नई दुल्हनिया बनी नहीं अभी तक तेरी चाय क्या? जी बस चाय खौल रही है बुआ जी। अरे इतनी भी क्या, बीरबल की खिचड़ी की तरह पकाए जा रही है। ले भिया छान कर। जी लाई बुआ जी। करिश्मा जल्दी जल्दी सबके लिए चाय छानकर घूंघट किए बाहर आती है। उसके हाथ ठंड से थरथर कांप रहे होते हैं, जिससे कप आवाज कर रहे थे, जिसे देखकर मौसी सास कांता कहती हैं, अरे इतनी कितनी सर्दी लग रही है तुझको नई बहू जो इतना थर आ रही है। अरे हम बूढ़े हो चले हैं तब भी तेरे जितनी ठंड नहीं लग रही। ठंड कहाँ से लगेगी? सारी रात तो मेरी दहेज की रजाई में पैर पसार कर पड़े हुए थे और मुझको पतले चादर में सुला दिया था। खटिया तो मेरी खड़ी हुई थी ठंड में। सभी को चाय बांटने के बाद करिश्मा अपनी सास शशिकला से पहली रसोई के लिए पूछती है। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए। अरे थोड़ा ठहर जा नई बहू, सबर से चाय तो पी लेने दे। तब तक तू भी जाकर चाय पी ले, मैं आकर बताती हूँ। करिश्मा रसोई के अंदर चली जाती है। तभी उसके ससुर पति देवर तीनों 50-50 किलो आटा का कट्टा किचन में लाके रखते हैं। हे भगवान, कितना वजन था, कंधे का कीमा बन गया। हाय, मेरी तो हेकड़ी निकल गई पिताजी। भाभी अब तो जल्दी से अपने हाथों का नरम गरम पराठा बनाकर खिला दो। देवर की फरमाइश पर करिश्मा संकोच भरी मुस्कुराहट देती है। तभी सास शशिकला आती है। नहीं दुल्हन, राशन पानी आ गया ना, तो अब बिना देरी के पहली रसोई की शुरुआत कर दो। मगर सासू माँ, ये तो केवल आटा ही आटा है। पकवान बनाने के लिए बाकी सामग्री भी तो चाहिए होगी। दूध, घी, पनीर, सूजी, मैदा, सब्जी, मेवा, ये तो आया नहीं। और ये इतना आटा साल भर का राशन डलवाया है क्या? अरे बहू, ये तो केवल 1 महीने का कोटा है। 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे आटे की खपत हो जाएगी। वो हमारा परिवार पराठे खाने का शौकीन है, इसलिए आज तुम्हारी पहली रसोई में तुमको 500 पराठे बनाना है। पहली रसोई में 500 पराठे बनाने का हुक्म सुनकर करिश्मा का माथा चकरा जाता है। वह हक्की बक्की होकर बोलती है, 500 पराठे? माँ जी, घर में तो इतने सदस्य भी नहीं है। 500 पराठे कौन खाएगा? क्या ये ससुराल की कोई रिवाज है? ऐसा ही समझ लो नई बहू। अब ज्यादा सवाल जवाब करने से बढ़िया पराठे बनाने की शुरुआत करो, क्योंकि 500 पराठे बनाकर तैयार करना है तुम्हें तो टाइम लगेगा। और हाँ, सादे पराठे बनाकर मत रख देना। तरह तरह के आलू, गोभी, मूली, मेथी, पालक, सब तरह के पराठे बनाना। वहाँ बोरी के अंदर सब्जी रखा है। जी माँ जी। हे भगवान, ये ससुराल है या 5 स्टार होटल? पहली रसोई में 500 पराठे कौन बनवाता है? और सासू माँ ऐसी सख्ती बरत रही थी जैसे बहू नहीं बाई हूँ मैं। तो चल करिश्मा, शुरू हो जा। ठंड से कपकपाते हुए करिश्मा पराठे की तैयारी शुरू करती है और जल्दी जल्दी सब्जी की छटाई करती है। तभी जेठानी पिंकी और दोनों ननद काव्या और छाया रसोई में आके चुटकी लेती हैं। अरे नहीं भाभी, कैसा लग रहा है ससुराल का पहला दिन? कद्दू लग रहा है। हाँ गई दोनों निठल्ली ननद मिर्च मसाला लेने। काव्या, छाया, जरा ये मेथी पालक छाट दो कि मैं आटा गूंथ लूंगी। नहीं भाभी, मैंने तो बहुत ही महंगे नेल एक्सटेंशन करवाया है, नाखून टूट जाएंगे। भाभी, पराठे तैयार हो जाए तो बता देना। दोनों की दोनों काम चोर ननद किचन से खिसक लेती है। जेठानी जी, आप ही थोड़ा हाथ बटा दो, सारे रिश्तेदार बाहर इंतजार कर रहे हैं। 500 पराठे बनाने हैं। मगर देवरानी जी, पहली रसोई तुम्हारी है तो खुद बनाओ, जिसका काम उसी को साजे। जरा आई बुआ जी आवाज लगा रही हैं।
बहाने बाज कहीं की, ये जेठानी बड़ी चंट है। आते ही रसोई के जिम्मे से अपना पल्ला झाड़ लिया। बहू के जिम्मे ही आता है चूल्हा चौका। करिश्मा गुस्सैल मिजाज में थर थर कांपते हुए पराठे के अलग अलग मसाले तैयार करती है और फिर बड़े से किसी हलवाई की तरह परात में आटा गूंथती है। इसी बीच एक नाखून आटे में सन जाता है। हे भगवान, मेरे तो हाथों की हालत खराब हो गई है। जिंदगी में पहली बार एक साथ इतना सारा आटा लगाया है। चल करिश्मा, चढ़ जा चूल्हे पर। थकी हालत में करिश्मा गैस जलाकर तवा चढ़ाकर पराठे बेलने लगती है। तभी शशिकला एक बार फिर से रसोई में धमक जाती है। हे भगवान, गैस पर तवा खाली जा रहा है और अभी तक एक पराठा भी तैयार नहीं किया। अरे दूसरे गैस पर भी तवा चढ़ा दे और जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना 500 पराठे बनाते बनाते परसों हो जाएगा। खैर, ये ले सारे पराठे इस शुद्ध देसी घी में बनाना ताकि भरपूर स्वाद आएगा। जी माँ जी। करिश्मा दोनों गैस पर तवा चढ़ाती है और फटाफट पराठे बनाकर तैयार करती है। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार गरम घी के छींटे उसके हाथ पर आ जाते हैं। अरे नहीं बहू, कुछ पराठे तैयार हो गए हो तो जल्दी से परोस दे। भूख के बारे पेट में खलबली मची है। बाद में ठंडा पराठा खिलाएगी क्या? जी लाई मौसी जी। जैसे ही नई बहू रिश्तेदारों और ससुराल वालों को पराठे परोसने जाती है, तभी रसोई के अंदर दोनों तवे पर पराठे जल जाते हैं और जलने की बदबू फैल जाती है। अरे नहीं बहू, पराठे जला दिए क्या? ये कैसी बदबू आ रही है? हे भगवान, सासू माँ की नाक कितनी तेज है। कुछ नहीं माँ जी, वो पड़ोसी के घर से आ रही है। जल्दी से एग्जॉस्ट फैन चला देती हूँ, जलने की बदबू पास हो जाएगी। इसी तरह बेचारी बहू पराठे बनाती है और दौड़ दौड़ कर डाइनिंग टेबल तक के चक्कर लगाती है। अरे करिश्मा, 2 आलू वाले पराठे ले आओ। जी लाई शुभम जी। भाभी, मेरे लिए भी 2 गोभी के पराठे लेते आना और जरा अच्छे से क्रिस्पी लेकर आना। भाभी, मेरे लिए मेथी के पराठे लाना। अरे आ रहा है। अब क्या मैं तवे पर खुद चढ़ जाऊं? कैसे हपसी ससुराल वाले मेरे, सबर नाम की चीज नहीं है किसी में। इन सबको तो पराठे वाली गली में ले जाकर छोड़ देना चाहिए। जल्दीबाजी के चक्कर में पराठे बनाते हुए करिश्मा का हाथ गर्म तवे से लग जाता है, जिससे वो दर्द से तड़प जाती है। हे भगवान, मेरा हाथ। ये ससुराल की पहली रसोई में 500 पराठे बनाने के रिवाज ने मेरी मिट्टी पहाड़ कर दी है। अरे देवरानी जी, जरा जल्दी पराठे ले आओ। हे भगवान, क्या भसड़ है। लाई जेठानी जी। इसी तरह सबको करिश्मा 500 पराठा बनाकर खिलाती है और गहरी सांस भरते हुए कहती है, हो गए 500 पराठे पूरे, अब गैस बंद कर देती हूँ। जैसे ही करिश्मा गैस बंद करने वाली होती, तभी एकदम से ससुर पराठा मांगते हैं, जिससे करिश्मा का पारा चढ़ जाता है। गुस्से में बड़बड़ करती हुई दोबारा से पराठे बनाकर करिश्मा ससुर को परोसती है। तभी पराठे का निवाला खाते ही नाखून उनके मुंह में आ जाता है, जिससे ससुर उखड़े मिजाज में कहते हैं, हे भगवान, ये पराठे में नाखून कहाँ से आया? नहीं बहू, बुत बन के खड़ी क्या हो? सफाई पेश करोगी क्या? पापा जी, वो गलती से हो गया। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो बहू? एक पराठे बनाने में तुमसे भूल चूक हो गई। 56 तरह के पकवान बनाने होते तब तो सब गुड़ गोबर कर देती, बेलुड़ी कहीं की। इसी के साथ बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, बस माँ जी, हर एक छोटी सी गलती के लिए आप लोग मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ गए हैं और नई बहू से पहली रसोई में 500 पराठा बनवाने का जिम्मा अकेली बहू पर थोप दिया। कोई गोभी के पराठे मांग रहा है, कोई मूली के पराठे, पर मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। ऐसा कहते कहते बहू की आंखों से आंसू बरस जाते हैं, जिससे ससुराल वालों को शर्मिंदगी होती है और अंत में सब माफी मांगते हैं। तभी जेठानी थाली परोस के लेकर आती है। इस तरह करिश्मा का ससुराल में पहली रसोई खट्टे मीठे एहसास के साथ गुजरती है।